क्रॉनिक पेन। अगर एक्यूट पेन है तो वो बेसिकली हमारी आदत है कि हम सोचें गायनिकोलॉजिकल कॉज, कि हमारे पास गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में आई है तो उसको कोई गायनिकोलॉजिकल कॉज ही होगी पेन की। लेकिन अगर आप एब्डोमेन की एनाटॉमी देखें, उस एनाटॉमी में हम बाहर से शुरू करें, स्किन भी है, फिर मसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, फिर स्केलेटल सिस्टम भी है, बोन्स भी हैं। अंदर चले जाएं तो जीआईटी है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, और फिर नर्व्स हैं। ऑब्वियसली ये सारे के साथ हमारा जेनिटल ट्रैक्ट भी है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम इंस्टेंटली जेनिटल ट्रैक्ट पे फोकस कर लेते। मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ओपन माइंड से पेशेंट को अप्रोच करें। देयर इज गुड 90% चांस कि आपका अर्ली सोच जो है वो सही है कि हमारे पास जो पहुंचा है पॉसिबली जेनिटल ट्रैक्ट रिलेटेड ही प्रॉब्लम है उसको। लेकिन ये बैकग्राउंड में आप ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखें कि ऐन मुमकिन है उसकी पेन की वजह गायनिकोलॉजिकल नहीं है, कुछ और सिस्टम्स हैं। बस आप हमारे पास बड़े कॉमनली आता है कि लो बैक एक कंटिन्यूसली है, और ऑब्वियसली लो बैक एक की कुछ रीजंस जेनिटल ट्रैक्ट रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ बैक एक आर नॉट genital tract related. Maybe they are orthopedic related, bones and muscles and ligaments. और इसी तरह यूरिन ट्रैक्ट रिलेटेड सिम्टम्स के साथ आता है। यस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हमारे यूरोगायनेकोलॉजी के हिस्से में आ जाती है, लेकिन यूरिनरी अदर सिम्टम्स तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इसी तरह हमारी सोच जो है, व्हाट आई मीन, मेरा पहला पॉइंट आपके साथ ये है, इफ ए पेशेंट कम्स टू यू with pain abdomen, keep your mind open. It could be non-gynecological cause. फिर इसके अलावा एक्यूट पेन के अलावा, एक्यूट पेन बड़ा अनकॉमन है। पेशेंट जो आती है क्रॉनिक पेन के साथ आती है, या एक्यूट पेन थी फिर अब क्रॉनिक हो गई है। जो हम कॉजेज ऑफ पेन करेंगे उसमें क्रॉनिक पेन जो है, मैं चाहूंगा कि आप 2 पॉइंट अपने माइंड में जरूर रखिए। एक, सेक्सुअल अब्यूज या सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, जिन पेशेंट को सीवियर डिस्पायूनिया, एपायूनिया होता है, सेक्सुअल डिफिकल्टी, उनकी चाइल्डहुड हिस्ट्री में सेक्सुअल अब्यूज जरूर होता है।
उनको फिर फोबिया हो जाता है सेक्स। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में है कॉमन, लेकिन इसको छुपा दिया जाता है या इसकी बात की नहीं जाती। इसलिए ये बाय द वे था, जैसे मैंने कहा क्रॉनिक पेन में सेक्सुअल अब्यूज को जरूर आप सोचिए, और इफ यू आर कंफर्टेबल विद द पेशेंट उसकी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। इसी तरह वल्वा रिलेटेड वल्वोडीनिया के वल्वा में हम अक्सर जब मरीज को ट्रीट करते हैं वल्वा कंपोनेंट भूल जाते हैं। सो इट कुड वेल बी vulva related discomfort or pain or discomfort. So जो मैंने पहला बात आपसे कही वो दो बातें, एक तो पेशेंट आपके पास एक्यूट और क्रोनिक पेन के साथ आएगा, और जब पेन के साथ आता है जरूरी नहीं कि गायनेकोलॉजिकल कॉज ही हो। We all have learned anatomy of the abdomen. वो स्किन से लेकर अंदर तक सबको सोचिए। इसी वजह से लास्ट वर्ड, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स ए पेन एब्डोमेन मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए कि यू शुड हैव इन योर टीम और फॉर कंसल्टेशन जनरल सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इन सब से अन्य एंड न्यूरोलॉजिस्ट, इन सब से दोस्ती रखिए और नीड भी उनको कंसल्टेशन में इन्वॉल्व कीजिए। ये तो पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब हम अपने गायनेकोलॉजिकल फील्ड में आते हैं वापस। मैंने फॉर योर कंफर्ट पेन को एज रिलेटेड सेक्शंस में बांटा है। वेरी यंग पेशेंट, मिडिल एज पेशेंट, लेट एज पेशेंट। फिर उसी तरह ही दूसरी सब डिवीजन मैंने की है। बैंक साहब पंखा भी चला। दूसरी मैंने सब डिवीजन की है पेशेंट पैरिटी रिलेटेड, नलिपरस एंड मल्टीपरस। और तीसरी मैंने डिवीजन की है द टाइप ऑफ पेन पेशेंट डिस्क्राइब्स। उसका मेंस्ट्रुएशन के साथ क्या रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है ही नहीं। ये 3 सेक्शन मैंने बनाए हैं। पहला तो हो गया ना कि अदर देन गायनेकोलॉजी कॉजेज ऑफ पेन। दूसरा हो गया विद इन गायनेकोलॉजी एज और पैरिटी रिलेटेड, ताकि आपको शुरू से ही एक सबसेट मिल जाए कि इस पेशेंट में पॉसिबिलिटी ये है। और मैं शुरू में ही कह दूं, जब पेशेंट हमारे पास आता है उसका आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, हर पेशेंट में investigations are ultrasound number 1 top of the list,
और नंबर 2, almost final court of appeal is laparoscopy. MRI CT स्कैन हर एक में जरूरी नहीं। अब मैंने बनाया सबसेट एज रिलेटेड, पैरिटी रिलेटेड। उसकी बात करें, इफ ए पेशेंट इज वेरी यंग, उसकी एज है अराउंड मिनार्की, लफ्ज है मिनार्की, इस तरह से लंबा करके ही बोलिए, ये सही प्रोनाउंसिएशन। तो ऑब्वियसली you will think of genital development related, particularly obstruction, cryptomenorrhea, hidden menstruation. If she comes to you late teens, young late teens, we think of primary dysmenorrhea. अगर वो 20s में आए या अर्ली 30s में, आजकल के जमाने में पहला डायग्नोसिस एंडोमेट्रियोसिस, you think of that. We are talking about the possibilities. Number 2, PID, pelvic inflammatory disease. If she comes later than that, 40s or later, adenomyosis or ovarian accidents. नंबर 2 मैंने बोला पैरिटी रिलेटेड। अगर पेशेंट नलीप्रस है, ज्यादा चांस उसके एंडोमेट्रियोसिस। और अगर मल्टीप्रस है इनटू 40s, फिर ज्यादा चांस एडिनोमायोसिस। मैं दोहराता हूं जो मैंने कहा, ये ओवरव्यू है पेन के पेशेंट का। नंबर 1 के पेशेंट पेन के साथ आए तो नंबर 1 instantly you think of non-gynecological cause। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है सारे कहीं पे भी पेन की वजह हो सकती है। नंबर 2, अगर क्रॉनिक पेन तो थिंक ऑफ sexual abuse and vulvodynia. Next, generalized classification. Very young, around menarche, possibility of cryptomenorrhea.
Later than menarche, primary dysmenorrhea. In 20s and early 30s, possibilities of endometriosis and PID. '40s and later, adenomyosis or ovarian accidents or problems. इन्वेस्टिगेशन में मैंने बोला अल्ट्रासाउंड हर एक में गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का लैप्रोस्कोपी, स्कैन्स, एमआरआई, सीटी किए जाते हैं, लेकिन वो उतने यूजफुल नहीं जितना कि लैप्रोस्कोपी है। चलें, हमारा पहला केस कौन वॉलंटियर? जैनब के सलमा? सर जिसको सलमा। ओके अच्छा डॉक्टर सलमा। हाँ जी सर जी। चलो कोई आप में से ले ले। सलमा ने पहले क्लिक किया है, ये सलमा को देते, अगला केस जैनब कर ले। ओके ओके। सलमा आप कहाँ से बोल रही? सर मैं अभी हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हैदराबाद से, गुड। चलें, बड़ा छोटी सी हिस्ट्री है। A patient age 22, married for 2 years, nulliparous. Yes, sir. Complains of severe dysmenorrhea. Okay. He had investigations for her infertility. Abhi nulliparous hai. Complains of severe dysmenorrhea and deep dyspareunia. बोलिए। Yes, sir. So, first of all, I will, after the mutual introduction, I would like to ask from the patient about the details about the symptoms of the pain. That is, since how long she has this pain, complaint of the pain, and how it is started. Whether it is a gradual in onset or it is a sudden in onset, and whether it is the what is the nature of the pain, whether it's a colicky, dull, constant, or intermittent, and is there any relieving or aggravating factor? Is it radiating to any other side? Is it related to any change in position? Is it associated with your menstrual problem, start of the menses, or with menses? Is it associated with any discharge or the foul smelling discharge? Is it associated with any change in position? And also I would like to ask from the patient about the what is the age of menarche, and is this pain is started since that time? Is it can you tell me something more about your period? Is there your periods are regular, and are your cycles are short or is a long? And does the pain start before the period and worsens by passing the days of the period? And do you have the bleeding in between the periods? And did you use any contraception in these two periods? Are you up to date with your smears? And then I would like to ask some inclusive questions from the patient that do you give me the is this both of you is a first marriage, and are you living together, and are you following the fertility intercourse during the fertility days? Do you aware about this? And do you do your husband have any infection? Are you both share any sexual infection? Is there is the pain during the intercourse, and are any bleeding after the intercourse? Is it any association of the fever or any or foul smelling abnormal discharge, which I already asked?
Then I would like to ask from the patient about the history of any treatment she have taken for the infertility in these times. Then I would like to ask from patient, is there any history of the surgery, trauma, or any sexual abuse, and how is her environment at the home? I would like to ask from the patient about her recent change in a weight or appetite, and I would like to ask from the patient about her mental status, any disturbance in sleep, and anything that is irritating to her. After that, I would like to do some investigation of my patient, general physical examination of my patient. That is including to rule out the comorbidities, and to rule out the what is called the comorbidities, in which I would like to ask him see the full blood count with date and time, and blood group and RH factor, midstream urine detailed report for the to exclude the urinary tract infection, and random blood sugar and hepatitis B surface antigen, HIV and anti-HCV antibodies. Then I would like to do the ultrasound of the abdominopelvic ultrasound, and to rule out the presence of any no, sorry मैं ये investigation बता गई sir. So first of all खत्म I हो will गया do the general, sir चले नहीं अभी general physical examination बता रहे हैं. जी आपके 6-7 मिनट हो गए सर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे मैं अपने पेशेंट का बीएमआई चेक करूंगी एंड थायराइड देखूंगी, तो और आप इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन पे पहले चली गई थी तो अब सर वो वापस आ रही थोड़ा हैं थोड़ा मुझसे मिक्सअप हो गया सर. मिक्सअप नहीं ना होना चाहिए जी सर, सॉरी फॉर दैट, आप सॉरी मिस्टर मिक्सअप. इन्वेस्टिगेशन बता के अब फिजिकल एग्जामिनेशन पे जा रही है तो नहीं, आप पहले मैंने एग्जामिनेशन ही बताई, फिर मैंने उसमें वो अल्ट्रासाउंड ऐड कर दिया और ये इन्वेस्टिगेशन ऐड कर दी, तो ये मैं एक बीएमआई भूल गई बीच में बताना. अच्छा दोबारा रिपीट करूं सर जीपी से, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन? चले कर ले मैं देखता हूँ क्या Sir, I would like to do the general physical examination to rule out the comorbidities, and then I would like to check the body mass index of my patient, thyroid examination. Then I will do the breast examination to rule out any discharge. Then per abdominal examination to rule out the lower abdominal tenderness or any abdominal mass. And then I will do the local examination, any visible in which including the inspection to see any discharge, visible discharge. Then I will take the perispeculum. I will take the sample from the discharge. Then I would like to do the check the cervical status of my patient to see any discharge or any abnormal looking cervix. And I will also take the pap smear if it is not taken before. And then I will also take the vulvovaginal swab, and बस यही होगा. Then bimanual examination पे सर मैं यूट्रस देखूंगी, उसकी साइज, पोजीशन, मोबिलिटी, टेंडरनेस, एडिनेक्सा, any fullness or any tenderness in the एडिनेक्सा. If normal finding, it means that she has the unexplained cause, or I will move toward the investigations. But if the चले bulky, बहुत हो then गया जी आपने जी 10 सर. मिनट से भी ज्यादा ले लिया ले बहुत हो गया अब जरा मुझे ये बता दिए आपका ये सारी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन लेने में पॉसिबिलिटी क्या थी इसमें कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा इसका Sir, as per case, there is a 22-year married, 2 years nulliparous dysmenorrhea, deep dysmenorrhea. So my first differential diagnosis is the endometriosis, and with my second differential diagnosis, any endometrioma related to endometriosis, and then is the fibroid, and also might be if she has the symptoms um, any history of the trauma or the abuse, and PID, and also सर चले यही होंगे अभी तो, यही आपने होंगे. 3 डायग्नोसिस डिफरेंशियल बोले एक एंडोमेट्रियोसिस दूसरा फाइब्रॉइड तीसरा पीआईडी Yes, sir.
राइट, यही बोले हैं ना? जी सर, जी सर। जी, आप फेल हैं। बता देता हूं, अगर आपके ये 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, पीआईडी, पहली बात तो ये है कि आपने फाइब्रॉइड को इसमें शामिल किया है। क्या फाइब्रॉइड सीवियर डिस्मेनोरिया कॉज करता है? नहीं सर। हाँ जी, बता दीजिए। नहीं सर, नहीं करता है। तो फिर वो यहाँ पे क्यों है? फिर ये डायग्नोसिस क्यों है? सर वो डिस्मेनोरिया का एक सिम्टम है ना, तो ओके, कि किस तरह के फाइब्रॉइड में ये सिम्टम होता है? सर ये सब म्यूकोसल में, जी, सब म्यूकोसल में सर। सब म्यूकोजल में, सब म्यूकोजल में। और वो जो डिस्मेनोरिया होगा, तो उसकी स्पेशल कैरेक्टर है पेन का, वो कैसी पेन होगी? सर ये तो याद नहीं आ रहा। कॉलिकी पेन। कोल की पेन। कोई भी पॉलिप यूट्राइन कैविटी में हो तो उसकी वजह से पेन कॉलिकी होती है, यूट्रस ट्राइज टू पुश इट आउट। तो ना तो आपने कैरेक्टर ऑफ पेन पूछा कि कॉलिकी है कि नहीं है। मैंने तो सर ये कहा कि नेचर ऑफ पेन क्या है आपकी। नेचर, ये तो बड़ा ही, आपने बहुत, जैसे आपके पेशेंट भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, ये ऐसा तो नहीं बैठते? हाँ। नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था वहाँ। आपका पहला डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस, दूसरा पीआईडी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा पीरियड। अब आ जाइए, आपको मैंने ये कहानी बताई, जी सर। आपने पहले सोच के इन द बैक ऑफ योर माइंड ये 2 डायग्नोसिस रखने थे, फिर उसके मुताबिक सवाल पूछने थे। डू यू थिंक कि आपने जो हिस्ट्री टेकिंग की उसमें आपके सवाल इन 2 पे फोकस थे? नहीं। मैं बता देता हूं कैसे नहीं, मैं बता देता हूं कैसे नहीं। एंडोमेट्रियोसिस की जो पेन होती है वो जनरली मेंसेस के दौरान होती है। वो पहले दिन शुरू होती है और मेंसेस के आखिरी दिन मैक्सिमम होती है। सर ये मैंने पूछा है हिस्ट्री में कि नहीं आपको नहीं, पीरियड्स के साथ आती है। अब सुन लीजिए, ये पूछा जरूर होगा। इस तरह से मैं आपका एग्जामिनर हूँ, मुझे अगर पता नहीं चला तो फिर आपका पूछना जो है किसी मन ही नहीं रखता। मैं एग्जामिनर को आपका जो भी कहा सुना है वो समझ आना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि आपको विद क्लैरिटी ये सवाल पूछना चाहिए था कि ये पहले तो सबसे पहले हम उससे भी पहले जाते हैं, आप सबके लिए जितने सुन रहे हैं, जब पेन हो किसी मरीज को आपने ये 5 सवाल जरूर पूछने हैं इमीडिएटली। पेन, नंबर 1, फॉर हाउ लॉन्ग? ड्यूरेशन। नंबर 2, हाँ जी। उसकी लोकेशन, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, होल एब्डोमेन। नंबर 3, उसकी नेचर, नेचर कंटिन्यूअस, एक्यूट, कॉलिकी, डल, उसकी नेचर पेन की क्या है। नंबर 4, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के साथ रिलेशनशिप क्या है, मेंसेस के साथ, यूरिनेशन के साथ, डेफिकेशन के साथ।
और मोबिलिटी अगर आप बोन्स में सस्पेक्ट करते हैं, फंक्शंस के साथ रिलेशनशिप क्या है, आखिरी जब से ये पेन शुरू हुई है ये बढ़ रही है, कम हो रही है, या उसी तरह है, कैसा है, क्या है, और उसका इलाज क्या हुआ। मैं दोहराता हूँ, ये आप मिस कर जाते हैं इस तरह से। सर ये मैंने 5-6 पूछे हैं करेक्टर जी पेन में। अच्छा, पूछे सर ये जरूर मैंने होंगे। 500 पूछे हैं। और मैंने लेकिन ये भी पूछा कि जब ये आपको सुने, पीरियड्स के साथ स्टार्ट हो रहा है तो वो बाय द डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये मैंने स्ट्रक्चर करके बताई है, तो मैं जल्दी जल्दी से टाइम की कंज्यूम की जल्दी जल्दी से बताती जा रही थी। अच्छा जी, पूछ लिया, जी लेकिन सर। सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। आपका दूसरा डायग्नोसिस है डिफरेंशियल पीआईडी। जी सर। पीआईडी में पेन शुरू होती है मेंसेस शुरू होने से 2-3 दिन पहले, जी सर। और फिर बढ़ती जाती है। ऑन द फर्स्ट डे जब ब्लीडिंग शुरू होती है पेन रिलीव हो जाता रिलीव हो जाता है, ठीक हो गया, बिल्कुल सर, ये सही है। है। तो आपने ये सवाल पूछा। जी सर, ये भी पूछा। और मैंने हाँ, ये भी पूछा कि जब आपको ये पेन होता है तो हाँ, ये बढ़ता भी है मेंसेस के साथ, को वो एंडोमेट्रियोसिस को मैंने कीप इन माइंड करके रख पूछा था। पहले मैंने जो 5 बातें कही पेन के लिए, क्या आपने वो सारी पूछी? जी सर, मैंने सारा पूछा है। एक अच्छा, मिनट। मैंने ना वो हेडफोन लगाई हुई थी तो मैं वहां से पढ़ रही थी ना, तो पता नहीं उससे आवाज नहीं आई है शायद। मैंने सलमा ये सारा पूछा है। जी, आपने पूछा, जी सर। मैं आपका एग्जामिनर हूं, मुझे नहीं लगा कि आपने पूछा, तो लेकिन आपका मैंने मकसद सर। ना हल हुआ। जी सर। पर्पस इज टू टेल द एग्जामिनर, यस सर, यस सर। पर्पस इज टू टेल द एग्जामिनर कि उसको उस आपके बात उसके दिल में उतर जाए, उसको जी समझ आ सर। यस सर, यही बात होती है। जी सर। जाए। ऐसा ना हुआ, तो हाँ, वाकई फेल। ना, तो इसलिए आपने यही एक हमारे हर कैंडिडेट की मुश्किल होती है कि जब वो फेल होता है जाता ही अपने सुपरवाइजर के पास, मैडम मैं आज फेल हो गई, क्या था केस, ये पेन एब्डोमेन था, आपने ये डिस्मेनोरिया पूछा, आपने ये पूछा, आपने ये पूछा, तो मैंने सब पूछे, फिर तो एग्जामिनर की मां मरी हुई। आपने सारे सवाल पूछे, एग्जामिनर की मां मर गई, उसने आपको फेल कर दिया। नहीं, उसकी मां नहीं मरी, आपका पूछने का अंदाज ऐसा नहीं था कि उसको क्लैरिटी से समझ आए कि आप ये पूछ रही। तो आपके लिए सलमा और सबके जी लिए सर। जी सर। ये पेन एब्डोमेन का केस है, आप क्लैरिटी से कहेंगी मैडम, फर्स्ट आई विल आस्क पेन कब से है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके फंक्शंस के साथ क्या रिलेशन। ये 5 सेकंड में आपने कहा, ये बात बन गई, जी सर। बात बन गई। फिर हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पीआईडी है, इसमें पीआईडी कैसे एंटर हुई। आपने एक सवाल जरूर पूछा, हस्बैंड को इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, या मैंने आपको कहा उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है इनफर्टिलिटी की, इन्वेस्टिगेशन में इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन भी हैं, डीएनसी है, बायोप्सी है, एंडोमेट्रियम की लेप्रोस्कोपी है, हिस्टोसल्पिंजोग्राम है, दे आर ऑल इन्वेजिव। जी सर। तो आपने क्लैरिटी से ये मुझे नहीं समझ आया कि पूछा है कि आपकी अब तक। अच्छा सर, मैंने ना एक्चुअली हेडफोन लगाया हुआ था, मुझे लगता है उसकी वजह से जो है ना मेरी आवाज नहीं आई, लेकिन मैंने सारा ऐसे ही पूछा है जैसे आपने मुझे फेल करके बताया है। ये
हेडफोन आपने लगाया, आवाज मेरे तक ना पता नहीं पहुंची सर, मैंने पंखे की वजह से लगाई कि मैंने कहा आवाज ना, मुझे पंखा तंग न तो करे। वो आवाज आप तक ना पहुंचे, लेकिन मैंने तो हेडफोन नहीं लगाया हुआ, मेरे तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए थी सर, पता नहीं वहाँ। तो अब मैंने हटा दी एक्चुअली, तो मैंने तभी मुझे, तो, मैं तो दोबारा बोल रही हूँ। आप रिहर्सल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जी सर, कि जी सर। हेडिंग्स में एग्जामिनर तक बात पहुंचनी चाहिए कि सर मैं ये इस रिपीट पेशेंट करूँ? में इस इफ यू पेशेंट में परमिट मैं मी तो मैं ये रिपीट कर दूं? ना, रिपीट अब नहीं होगा, अब अगला कैंडिडेट भी है, उसकी बात करेंगे। लेकिन ठीक है। आज के लिए, आपके लिए, कि जो हम्म। ही आपने हिस्ट्री सुनी, फौरन जी फौरन उसी वक्त डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाइए, इसमें पेन जी की सर। वजह क्या हो सकती है। मैंने तभी हाँ। बोला एज रिलेटेड, तभी बोला पैरिटी रिलेटेड, आपको समझ आ जाए कि इस तरह से कोरिलेट करना है उनको। हाँ। तो ये मैंने जो डिवीजन की थी, ये हिस्ट्री टेकिंग के लिए ही की थी कि इस तरह से। तो आप फिर क्लैरिटी से बोलें कि मैं हिस्ट्री में ये पेन के ये 5 सवाल पूछूंगी मैडम, जी सर। कब से है, कैरेक्टर क्या है, रिलीफ कैसे होती है, और वगैरह वगैरह, जो भी मैंने बोला अभी। और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज बोलेंगे कि उसकी प्राइमरी सब फर्टिलिटी है तो उसने अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई, स्पेशली इन्वेजिव हुई। फिर तीसरा मैं उसके हस्बैंड, जो आपने पूछा, उसके हस्बैंड का पूछूंगी कि उसको एसआईटी तो नहीं, STI। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं, एसटीए। तो ये अल्फाज बोलिए, जी सर। ताकि आप बता रहे हैं कि इसमें आई एम सस्पेक्टिंग कि इन्फेक्शन ना आ गई हो, और वो फंक्शंस के साथ रिलेशनशिप, एंडोमेट्रियोसिस। फिर अब तक उसका इलाज क्या हुआ है, ये तो नहीं पूछा था। ये कोई बोतल आ गई, किसी की तस्वीर आ गई, तो खैर, तो ये तो नहीं पूछा था अब तक आपका ट्रीटमेंट क्या, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, नहीं, क्या। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये वाला नहीं पूछा था कि अब तक ट्रीटमेंट क्या हो चुकी है, ये हाँ, नहीं पूछा था। ये पूछना है। जी फिर सर। बात आपकी बनती है, फिर जो भी होगा वो उसका इलाज होगा। ठीक है, जी सर। चलो जी सलमा, आई एम हम्म। सॉरी कि मैंने आपको फेल किया, लेकिन यहाँ पे फेल होना कोई मजाक का नहीं है, कुछ नहीं होता। नहीं सर, एक्चुअली मसला ये हुआ ना कि जो आपने मुझे बातें बताई ना वो मैं सारी बता चुकी हूँ, तो मैं इसलिए अफसरदा नहीं हूँ कि मेरे ये पता नहीं क्यों आवाज नहीं आई है या मैं जल्दी में बोल गई हूँ। तो इसलिए मैं क्योंकि प्रैक्टिस करके आई थी, तो आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे ये सब आ रहा है। लेकिन उसका ऑर्डर ठीक कर लीजिए, और ऑर्डर ऑर्डर। ठीक करूंगी सर ये, जी हाँ। एक सवाल जो मैंने नहीं पूछा है वो मैं अभी बोल रही हूँ कि मैंने ये नहीं पूछा कि आपकी अभी तक जो है ना ट्रीटमेंट क्या हो चुकी है। हाँ, वो मैंने तो ये बोला। वाला मैंने नहीं पूछा है, हाँ। चलें, अगला पेशेंट। अब ये सलमा ने किया, जैनब जी आ गई आप? जी सर, आई एम जैनब है, गुड। आप कहाँ से बोल रही? कारखाना लाड़काना से, वेरी गुड। सर। तो पिछली दफा लाड़काना वाली लड़की पास हो गई, उसने कहा माशाल्लाह। आपकी साथी है वो, जी जी सर, कौन? जो पिछली दफा आई थी ये कोर्स में कि मैं पास हो गई? हाँ जी, डॉक्टर रिसेंटली, यास्मीन। जी जी सर, यास्मीनी शायद उसका नाम। उनका चल, क्लियर हो गया था। चले। जी जी सर। एज 30, जी पैरा सर। 2, जी लास्ट चाइल्ड बर्थ 4 years ago, जी सर। LMP 6 weeks ago,
जी सर। comes and complains of dull lower abdominal pain. बोलिए। जी सर। सर आप लास्ट बॉन्ड 4 ईयर बैक बताया था ना? जी जी सर। ओके The last born 4 years. ओके सर। Sir, after mutual introduction and consent, I will, after greeting, and I will first stabilize the patient, then I will take the history. The LMP 6 weeks back, then I whether the cycle is regular or not. Then patient is complaining of lower abdominal pain, so I will inquire about its आपकी आवाज duration, कट कट its के आ रही onset, है। severity. एक मिनट, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, जरा जी माइक सर। को। हाँ, जी सर। फिर शुरू कीजिए। I will stabilize my patient, and then I will take the history, examination, and investigation. So after mutual introduction and consent, I will inquire about, as my patient has a last menstrual period 6 weeks back, then I will inquire whether the cycle is regular or not. Then I will inquire, elaborate her presenting complaint, that is lower abdominal pain, its duration, its onset, character, severity, and whether associated with any lower abdomen, any feeling of mass, and any discharge, nausea and vomiting, any urinary or bowel complaint associated with it. Then then I will inquire that how this pain has been affected on her quality of life and what treatment she has been taken so far. Then I will inquire about its details about the cycle, number of days of the bleeding, and then any. जी sir. Then I will inquire. आपने ये पूछा है तो मुझे मेरे तक नहीं पहुंचा कि ड्यूरेशन ऑफ ये पूछा। जी सर, मैंने ये पूछा कब से है कि ये इसकी पेन? साइकिल। हाँ? जी सर। ओके सर, देन आई विल आल्सो। जी सर। फिर पूछ लीजिए ड्यूरेशन ऑफ पेन, जी इसमें सर। इम्पोर्टेंट। So I will also inquire about the relation of this pain with her periods. Then I will inquire that whether she has done her urine pregnancy test or not. Then, sir, I will inquire about about her previous as she is para 2. Then I will inquire that whether how her antenatal, intrapartum, and postnatal complication in between, and what was the outcome. And then I will inquire about the gynecological history, in which I will inquire about the details of the cycle, number of days, bleeding, any any pap smear or contrast. Then further, I will inquire about any significant medical history, including tuberculosis, diabetes, hypertension, asthma, and cardiac in her or her family, any significant surgical history. And then I will inquire that about smoking and drug allergy, transfusion, and social support at home. ठीक, चलिए। So this is all about history. बस। Then I will proceed for the. जी। Sir, should I proceed for examination? एक मिनट, हम यहीं रुक जाते हैं। ज़ैनब बीबी, आपका इस केस में डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? सर पहले तो जैसे कि 6 वीक्स है और लाइफस्टाइल बॉर्न इसका 4 ईयर बैक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डिफरेंशियल विल बिकम प्रेगनेंसी, वेदर इट इज इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन। मतलब प्रेगनेंसी वेदर नॉर्मल लोकेशन और एक्टोपिक। और यस सर। जी सर। ये है पहला डायग्नोसिस आपका, राइट? तो आपके यस सर। जब आपने ये एक टॉपिक सोच लिया, उसके रिलेटेड सवाल क्या क्या पूछे आपने? कोई भी नहीं? फर्दर डेट वेदर शी हैज क्या सवाल पूछा? सर द लेफ्ट स्कैपुलर रीजन, दैट इज स्कैपुलर रीजन तो पूछूंगी कि मतलब इसको ये पेन हो रहा है तो पेन के साथ इसको एब्डोमेन की। एक मिनट, स्कैपुलर रीजन की पेन होगी तो वो तो बहुत एडवांस होता है, लेकिन एक्टोपिक में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अनरप्चर्ड या रप्चर्ड। जी जी राइट? जी सर। अब अनरप्चर्ड में क्या होगा?
Sir, unruptured में तो mostly patient ठीक होगी, उसके vitals भी normal होंगे. सिर पेन होगी, ठीक क्या ना. जी sir. और अगर रप्चर हो जाए तो फिर क्या होगा, उसको Sir, pale होगी फेंटिंग patient. अटैक होगा, पेन पड़ेगी, और फिर वो आपके Fainting स्कैपुलर पेन, शोल्डर पेन आएगी. तो इस तरह के ये सवाल तो नहीं पूछे आपने. जी सर. ये सवाल तो नहीं पूछे. तो आदत बनाइए कि जो आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस सोचा है उसके फोकस ऑन टू दैट सारे सवाल पूछने हैं आपने. फिर इसी एक टॉपिक के डायग्नोसिस के लिए कि ये सवाल में है कि अब तक आपका कोई स्पेशल ब्लड टेस्ट हुआ, व्हिच मींस यू आर आस्किंग फॉर बीटा ECG. फिर आपने पूछा कि अभी तक आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ. ये तो हिस्ट्री है. अगर अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि प्रेगनेंसी है, अगर है तो उसकी लोकेशन क्या है. एग्जामिनर को फौरन समझ आ गई कि आप सोच रही हैं एक टॉपिक. तो मैं आपको, जो कि अभी शुरुआत ही है, दोबारा हिस्ट्री दीजिए. ये आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन. Okay. Sir, first I stabilize my patient, then I will, after mutual introduction and consent, I will inquire that as my patient has a last menstrual period 6 weeks back, then I will inquire whether it is cycle is regular or not. Then I will inquire about the characteristic of the pain, its duration, its site, onset, character, and any associated nausea, vomiting, bleeding, discharge, or a feeling of perception of mass, any urinary or bowel complaint, and associated with the shoulder tip pain, and then any fainting episode. Then I will inquire about her gynecological history, पहले उसको pap smear, contraception. एक मिनट. शोल्डर पेन आपकी फिक्सेशन हो गई है. शोल्डर पेन से पहले वो तब होती है ना कि फ्री ब्लड होता है पेरिटोनियम. तो रप्चर के सिम्टम क्या होगी? शी विल फील फेंट और एक्चुअली शी विल फेंट. ये पूछो कि आप कोलैप्स हुई, आपको चक्कर आए, आप बिस्तरे पे गिर गई, इस तरह के सवाल पूछो ना. फिर शोल्डर पेन आता. Left shoulder tip pain or any fainting episode. चलो. And if she is para 2, then ops history and further. ठीक. तो पैरा 2 है तो आई विल इंक्वायर के प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, डिलीवरी नॉर्मल थी, पोस्टमार्टम नॉर्मल था. ये 3 सवाल पूछ लो. जी सर. Any antenatal, intrapartum and postnatal complications? हाँ बस ठीक हो. Yes sir. चले. फिर इसको हमने किया तो वो एक टॉपिक तो ना निकली. जी सर. So should I proceed for examination? जी. Should I proceed for examination, sir? हाँ चलो. Then I will inquire about the BMI of my patient and then check her vitals, blood pressure, pulse, temperature, and respiratory rate, and signs of pallor, any dehydration status, and general look of my patient. Then I will look for the abdominal examination to whether superficial or deep, to look for any tenderness or feeling of any mass. Good. In association, I also look for any vesicromegaly. Then I will do her local examination to look for any evidence of bleeding or discharge. Then I will do sterile speculum examination to look the status of the vaginal walls and the cervix. Then I will look for the cervical motion tenderness. Then sir, I will do bimanual examination to look for any tenderness and for bulgeness of the fornices. ठीक. So this is all about examination. कोई थोड़ी सी टेंडरनेस थी on slightly on moving the cervix, और कुछ नहीं था. फिर आगे चलो. Yes, sir. So then I will proceed for the investigation. In investigation, I will go for the general baseline health profile of my patient, in which I want to know specifically hemoglobin in gram per deciliter. Good. Okay, sir. If hemoglobin is reduced, then I will go for the indices and the peripheral smear. Then I will also go for the
HB surface antigen, anti-HIV, anti-HCV means viral markers, and detailed urine examination to look for protein, pus, and the ketone, blood group with RH factor, and the serum beta HCG level. वो And I नेगेटिव will है, also, okay sir, negative है beta HCG. जो मैंने कहा ना रूल आउट कर दी प्रेगनेंसी। Okay sir. Then I will go for the ultrasound of my pelvis, ultrasound of my patient for abdomen and pelvis. Look for any evidence of the visceromegaly, any mass, and the uterine size, its endometrial thickness, endometrial myometrial echo texture, any mass inside the uterus, or any adnexal mass. Then, sir, There's a cyst on the right ovary, 40 by 40 millimeters. 40 millimeter. Okay, sir. And sir, what about vitals? Patient normal है ना? हाँ जी बिल्कुल। Okay. ठीक है sir. Sir, any and the characteristic of the cyst, whether it is multiloculated or any solid component? Is unilocular. Okay. And sir, any evidence of ascites or collection? No, no ascites. Okay. Okay, sir. And then I will also go for the. So first of all, sir, should I proceed further for management? ये एग्जामिनर से थोड़ा पूछते हैं, वो तो हाँ कहते हैं, हाँ। Sir, first of all, I will counsel my patient regarding the diagnosis. That she has. What is your diagnosis? Sir, right ovarian cyst. अच्छा, फिर इसका क्या सही है करें? सर। सर सिस्ट को जो है ना, इसमें जैसे कि सिंपल सिस्ट है और इसमें ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसके लिए मैं ट्यूमर मार्कर्स नहीं ले रही, ये कंजर्वेटिव मैनेज करूंगी। ट्राई टू मैनेज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या मैनेजमेंट है इस पेशेंट? कंजर्वेटिव मतलब सर पेन रिलीफ जैसे दे करके, और उसके अलावा स्टेबलाइज करके पेशेंट की, जैसे कि एचपी अगर कम है तो उसको कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल करके और जनरल हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करके, अगर पेशेंट ठीक हो जाती है तो पेशेंट को जो है मैं आउट पेशेंट के हिसाब से मॉनिटर करूंगी। ना अगर पेशेंट ठीक हो जाती है, क्या क्या मतलब आपका पेशेंट ठीक हो? ओके सर। सर देन आई विल रिपीट हर अल्ट्रासाउंड। हाय सर आई एम नॉट, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, उसका क्या ठीक कर रही है अगर पेशेंट ठीक हो जाती है? क्या ठीक कर रही है? जी सर, मतलब ऐसे कि वाइटल्स भी ठीक हो गए, पेशेंट स्टेबलाइज हो गई, ना पेन ठीक भी हो उसका गए रिलीव हो गया। एक मिनट, ठीक हो गए कहाँ? वो तो ठीक थे, आपने तो नहीं किए ठीक, वो तो ठीक थे, आपने क्या किया? जी सर, सर अगर पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो फिर हम जो इंटरवेंशन के लिए जाएंगे। क्या इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ सर्जिकल लेप्रोस्कोपिक रिमूवल। आप 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर की सर्जरी करेंगे? सर पहले मतलब कोशिश यही करूंगी कि ये कंजर्वेटिव पे ही चले, बिकॉज इतना पेन नहीं, भी पर सीवियर आपने नहीं है और सर्जरी पेशेंट ये आपने सर्जरी क्यों कही? सर मतलब अगर उसका पेन रिलीफ नहीं हो रहा तो उस कंडीशन में क्यों कही आपने सर्जरी? आप फेल हो गई ये कह के कि 4 सेंटीमीटर की राइट साइड पे एक सिस्ट है, और ये जो LMP 6 वीक्स का है, तो क्या उसकी कोरिलेशन हो सकती है? नहीं सर, लेस लाइकली है। नहीं, लेस लाइकली क्यों? ये कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट है, जिसकी वजह से मेंसेस ओवरड्यू भी हो सकते हैं, और यस सर। वो सिस्ट जो है एक फंक्शनल सिस्ट है, उसका कुछ नहीं करना, आप उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने जा रहे हो। आपने सर नहीं मतलब कहा, ऐसे कहा कि क्या जी कहा? सर। नहीं,
ये वो पेशेंट है जिसके फंक्शनल सिस्ट, मेरा ख्याल है इसको हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया 5 मिनट, तो वी शुड डिस्कस नेक्स्ट टाइम। बड़ा इम्पोर्टेंट है इम्तिहान जी में क्या आपको प्रैक्टिकली भी पेशेंट नजर आए। अल्ट्रासाउंड में आजकल आम होता है इस तरह की सिस्ट रिपोर्ट हो जाती हैं, तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसको करेक्ट एडवाइस देनी चाहिए कि ये फंक्शनल सिस्ट है, इसका कुछ नहीं करना, इसको रिव्यू करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, और चूंकि फंक्शनल है लाइकली है डिसअपीयर हो जाएगी। ये है स्टेटमेंट। जी सर, बिल्कुल यही है। तो फिर आपने तो उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दी। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए। आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम स्मॉल ओवेरियन सिस्ट की मैनेजमेंट ये डिस्कस करेंगे। जी सर, ये बहुत जरूरी है सर। क्योंकि ये आम आपकी प्रैक्टिस में भी इम्पोर्टेंट है कि आ जाती है पेशेंट तो खामखा वो डर जाती है। अल्ट्रासाउंड वालों का तो काम है उनको डराना, और आजकल तो अल्ट्रासाउंड वाले वो खुद ही नीडल भी डाल के उसको एस्पिरेट भी करते हैं वगैरह। She doesn't need all that. She needs only follow up. और ये जो 2 हफ्ते का ओवरड्यू आपने सही सोचा कि एक्टोपिक हो सकती है, लेकिन वंस एक्टोपिक इज रूल्ड आउट, ये छोटी सी सिस्ट 4 सेंटीमीटर की, किताब में 5 बॉर्डर लाइन रखा है, मैंने जानबूझ के आपको 4 कहा। ये फंक्शनल सिस्ट है, इसका कुछ नहीं करना, इसका फॉलो अप करना है। पहले हम दे देते थे इनको ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। रीसेंट पेपर 2-4 छप गए हैं कि ओसीपी का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए जस्ट ऑब्जर्वेशन या वॉच। और सर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी। तो आप 2-3 बोल रहे हो, क्या एक बोलो, क्या बोलो? सर सिम्प्टोमेटिक पेन के लिए तो वो देंगे ना सर, उस पे रखेंगे नहीं, और फॉलो अप रखेंगे। आपने रूल आउट कर दी एक्टोपिक, और ये सिंपल सी सिस्ट है, उसको एनर्जी दे दीजिए पैराडोल। क्रोनिक पेन, एक्यूट, अगर वो एक्यूट पेन के साथ आई है फिर ये चाहे फंक्शनल है, इसमें हेमरेज है, ठीक हो गया सर एक्सक्यूज मी, इसको जो एलएमपी डिलेड हो गया, शोल्डर पेन, ये वो फिर वो आ जाते हैं बीच में, रप्चर हुआ, कितनी ब्लीडिंग हुई, वो फिर आ जाते हैं। जी कोई बीच में क्या बोला? सर इसका जो एलएमपी डिले हो गया है, वो सिस्ट में कंटीन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन होती है, इसलिए डिले हो जाता है, तभी मैंने ये डाला। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, तभी मैंने ये डाला। जी साइमा कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट करना चाह रही हूँ सर, प्लीज। चलो जी कर लिए, साइमा लिख लो जी। इमरान, थैंक यू सर। कहाँ से बोल रही हैं आप साइम? सर मैं झंग से बात कर रही हूँ। जंग से? जी सर। तो जरूर कीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच सर। आपको तो हेल्प सर की ये जरूरत। कंटिन्यू करवाइएगा ना सर नेक्स्ट वीक, क्योंकि ये अभी तो पूरा नहीं हुआ, इसकी बहुत डीटीज हैं सर, ये पूरी नहीं पढ़ी हमने। जी नहीं, नेक्स्ट पे यही स्मॉल ओवेरियन सिस्ट, हाँ ये सर, इससे रिलेटेड टॉपिक जो होगा। एडिनोमायोसिस है सर, और पीआईडी की जो ट्रीटमेंट होगी उससे चलो रिलेटेड भी दोनों कर चीजें। देंगे, हाँ जी एडिनोमायोसिस सर, भी वो बहुत करेंगे। इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। अगली दफा एडिनोमायोसिस प्लस स्मॉल सर सिस्ट। सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मैं वालेकुम पूछना सलाम। चाह रही थी कि अगर एक्यूट एब्डोमेन होता, जैसे इसमें तो आपने उनको ये नहीं बताया था कि पेन कब से है, वो तो सवाल पूछती जा रही थी ना, तो अगर एक्यूट एब्डोमेन होता तब तो सर्जरी करते हैं ना सर हम? जी बिल्कुल बिल्कुल करते, सही जी करती हैं आप, नहीं, ये क्योंकि जी आपने कहा ना कि लेप्रोस्कोपी एक्यूट बोला। एब्डोमेन कब होगा? या रप्चर है, या टॉर्शन है, या जी हेमरेज। जी इन 3 सिचुएशन में ओवेरियन सिस्ट के साथ आप एक्यूट एब्डोमेन हो सकता है। नंबर 1 सिस्ट रप्चर हो गई, नंबर 2 उसके अंदर हेमरेज हो गया, नंबर 3 उसकी टॉर्शन हो गई। जी इन सर। तीनों सिचुएशन में पेशेंट नीड्स
या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोटमी, जो भी आपके पास फैसिलिटी है। जी सही। चलिए, मेरा ख्याल 10:30 हो गए। दोनों आपने, ज़ैनब और सलमा, ठीक प्रेजेंट किया, लेकिन थोड़ा सा आप हिस्ट्री को और फोकस कर लीजिए। राइट इन द बिगिनिंग, थिंक ऑफ द कॉजेस, मेक ए डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर Yes, वो sir. 2-3 कॉजेस, ज्यादा नहीं, 2-3 कॉजेस के ऊपर फोकस करके उसके मुताबिक सवाल पूछिए हिस्ट्री के। फिर आपको सही। कोई मसला नहीं होगा, फिर आप पास हो जाए इंशाल्लाह। Inshallah. Thank you, All sir. the best. Thank you so much. See you next Wednesday. Allah. Allah. Sir, Thank you, thank sir. you. Allah Hafiz. Sir, Allah Hafiz. Allah.